आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं आपका भरोसेमंद हेल्थ प्रोग्राम हेल्थ और हम, जहां हम मॉडर्न मेडिकल साइंस की रोशनी में सेहत से जुड़ी अहम मालूमात आप तक पहुंचाते हैं। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे एक बहुत ही ज़रूरी और सेंसिटिव टॉपिक पर, मॉडर्न प्रेगनेंसी केयर में फीटल मेडिसिन की अहमियत। फीटल मेडिसिन एक ऐसी स्पेशलाइज्ड फील्ड है जो प्रेगनेंसी के दौरान बेबी की ग्रोथ, डेवलपमेंट और सेहत पर नज़र रखती है। इसके ज़रिए हमल के दौरान होने वाली मुमकिन परेशानियों को वक्त पर पहचान कर माँ और बच्चे दोनों की ज़िंदगी को महफूज बनाया जा सकता है। इस टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद है रेनबो चिल्ड्रंस हॉस्पिटल, बंजारा हिल्स एंड अत्तापुर, हैदराबाद की ऑब्स्टेट्रिक्स, गायनेकोलॉजिस्ट एंड फीटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट डॉक्टर महिता, जो हमें बताएंगी कि कैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी और टाइमली स्क्रीनिंग से हेल्दी प्रेगनेंसी को इंश्योर किया जा सकता है। सो हाय मैम। हेलो, नमस्ते। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। कैसे हैं आप? ठीक। तो सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि फीटल मेडिसिन होता क्या है? तो बेसिकली फीटल मेडिसिन एक चिकित्सा विज्ञान की एक नई ब्रांच शाखा है, जिसमें हम गर्भस्थ शिशु को देखकर, बारीकी से देखकर उसके लिए ट्रीटमेंट ऑप्शंस कुछ है, या बेबी को कुछ प्रॉब्लम हो रही है या बेबी स्वस्थ है, ये सारी जानकारी हम फीटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट दे सकते हैं। तो ये फीटल मेडिसिन में हम जो बच्चा अंदर है उसको फीटस बोलते हैं। तो ये फीटस को कैसा जांचा जाता है कि अल्ट्रासाउंड के मदद से हम वो बच्चे को देखते हैं। तो बेबी को अगर कुछ प्रॉब्लम है, नॉर्मल से कुछ डिविएशन हो रहे हैं या नहीं, ये सब एक फीटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट देखते हैं। तो बेसिकली क्या है कि पहले जो डॉक्टर रहते हैं वो स्त्री रोग विशेषज्ञ रहते हैं, जो 3 साल पढ़ते हैं। उसके बाद 2 साल हम फीटल मेडिसिन के नुस्खियाँ जानते हैं और उसके बाद फीटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट कहा जा सकते हैं। तो ये क्या है कि बहुत मदर के बारे में भी हमको पता रहता है और बेबी के बारे में भी पता रहता है। तो ये तालमेल जब बनता है तो मदर और बेबी को दोनों को हम केयर बेहतरीन तरीके से दे सकते हैं। और मदर्स को प्रेगनेंसी में कुछ समस्याएं उत्पन्न हो रहे तो उसके हिसाब से उनको किस दिशा में डायरेक्ट करना है, क्या करना है, ये सब अपन गाइड कर सकते हैं पेशेंट को। यानी कि जो पॉइंट आपने बोला है कि बेबी पेट में रहते हुए भी मदर के साथ जो तालमेल मेंटेन करना है, फीटल मेडिसिन का वो है स्पेशलाइजेशन। करेक्ट, बिकॉज ये क्यों है बोले तो पहले जो अपन ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी में मदर के बारे में हम पढ़ते हैं, उसके बाद हम बच्चा अंदर जैसा बढ़ रहा है, महीनों के हिसाब से कैसा बढ़ रहा है, क्योंकि बच्चा एक सेल से शुरू होके पूरा ह्यूमन बीइंग बनता है। राइट। सो वो एक सेल से उन्हों कैसा बढ़ रहा है, उनकी ऑर्गन्स कैसा डेवलप हो रही है, वो सब देख रेख करते हैं। उसके हिसाब से प्रेगनेंसी में जो चेंजेस माँ को आ रहे हैं, वो चेंजेस बच्चे के ऊपर कितना असर कर रहे हैं, ये सब भी देख रेख करते हैं। तो इससे पहले क्या होता था कि खाली मदर का जो चेकअप्स रहते थे वो स्त्री रोग विशेषज्ञ करते थे, और उन्हों खाली रेडियोलॉजिस्ट के पास या सोनोलॉजिस्ट के पास जाके एक स्कैन कराते थे, जो बेबी का दिल का धड़कन कैसा है, बेबी का वज़न कैसा है, यही चीज़ जानते थे। और वही क्या समझते थे कि वही तक ठीक है, बस है। पर अभी ये साइंस कितना डेवलप हो गया है कि अंदर जो बच्चा वो एक सेल से बढ़ के धीरे धीरे जो अपन 9 महीना वो बच्चा बढ़ता जाएगा, तो उसके अंदर जो ऑर्गन्स है वो कैसा बढ़ रहे हैं, उसके साथ साथ अगर गुण विशेषताओं में कुछ प्रॉब्लम है, यानी कि क्रोमोसोमल प्रॉब्लम्स कुछ है, तो अगर हम क्या स्कैन में देखकर बता सकते हैं, ये सब चीज़ फीटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट टेक केयर करते हैं। अब प्रेगनेंसी के कौन से स्टेज पर फीटल मेडिसिन का रोल इम्पोर्टेंट प्ले करता है? अभी अगर आप पूछे तो इस टाइम पे, क्योंकि फीटल मेडिसिन क्या है सब लोगों को पता नहीं है। ओके, तो थोड़े जनों घर के आसपास कोई स्कैन करके आते, अगर वो डॉक्टर बोल रहे कि कुछ प्रॉब्लम है बच्चे को, तो उनके स्त्री रोग विशेषज्ञ हमारे पास भेजते हैं ताकि हम
बेबी को पूरा जांच कर उसको एक सॉल्यूशन या उसको एक नेक्स्ट स्टेप क्या है प्रेगनेंसी में वो देखने के लिए। या कोई जन स्टार्टिंग से ही आते हैं, पर अगर हमसे पूछे तो क्या है कि फीटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट से कब मिलना है बोले तो प्रेगनेंसी शुरू होने से पहले, जब अपन आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे तभी फीटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट से मिले तो बेहतरीन रहेगा। कि सब लोगों की प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम नहीं आती है, पर थोड़े मदर्स या थोड़े कपल्स रहते हैं जिनको पहली प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम हो चुकी रहती है, जैसे कि बच्चे में कुछ बनावटी का प्रॉब्लम हो गया हो या वो मिसकैरेज हो गया हो, या जिन कपल्स को बार बार गर्भपात हो रहे हो, तो ये लोग प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले मिले तो बेहतरीन रहेगा। और नेक्स्ट क्या है कि अगर मदर को कुछ क्रॉनिक इलनेस है, समझे जैसे कि मदर को बीपी है, शुगर है, किडनी का प्रॉब्लम है, या उनको दौरे पड़ते हैं, और नहीं तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स बोलते हैं, वो सब चीज़ अगर माँ सफ़र कर रही है इन डिसीजेस से और इनके लिए उन्होंने कुछ खास दवाइयाँ इस्तेमाल कर रही है, तो उन्होंने प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले अगर अपन को मिलते तो वो मेडिसिन जो इस्तेमाल कर रहे वो प्रेगनेंसी सेफ है नहीं है, दूसरे दवाइयों में उनको बदलना चाहिए क्या, जो प्रेगनेंसी सेफ रह सकते हैं उनको प्रेगनेंसी के दौरान क्या क्या टेस्टा करना है, या बच्चे को कैसा स्वस्थ रखना है प्रेगनेंसी के दौरान, ये सब चीज़ अपन डिस्कस कर सकते हैं। इस चीज़ को प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग बोलते हैं। तो ये प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग के दौरान उनको एक अंदाज़ा आ जाएगा कि ठीक है मैं अभी क्या टेस्ट करवाना है, कब बेहतरीन तरीके से क्या 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 कराना है, कौन सी दवाइयाँ इस्तेमाल करना है। तो ये बहुत मददगार रहेगा जो कपल ट्राई कर रहे हो। या जैसे मैंने बोला है कि कुछ पेरेंट्स को या कुछ कपल्स को पहले से ही जन्मजात समस्याएं हैं, तो उनके पहले बच्चे में, और उस बच्चे को जांच करा गया है और उसमें कुछ गुण विशेषताओं का प्रॉब्लम है, यानी कि क्रोमोसोमल प्रॉब्लम निकला है, तो हर प्रेगनेंसी में वो दोहराएगा क्या, हर प्रेगनेंसी में वो आएगा क्या, नहीं आएगा, ये सब चीज़ अपन प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले मिले तो कुछ अगर टेस्ट और भी टेस्ट करना पड़ सकता है तो टेस्ट करके उसके हिसाब से उनको गाइड कर सकते। यानी कि नाज़रीन मैं आपको एक बात बताते चलूँ कि ये बहुत एक अहम पॉइंट डॉक्टर साहिबा ने यहाँ पे बताया है कि प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले एक बार जब आप डॉक्टर को विजिट करेंगे तो आपको सही से काउंसिल किया जाता है ताकि आपकी जो 9 मंथ की जर्नी है वो इजी हो जाए एंड जो बच्चा है वो सेफली डिलीवर हो। देखिए हर माँ बाप चाहते हैं कि उनका बच्चा हेल्दी पैदा हो, तो जब बच्चा प्लान करने से पहले आप लोग काउंसलिंग अटेंड करेंगे तो एटलीस्ट आपको ये समझ आएगा कि आपके हेल्थ कंसर्न्स एंड बेबी के हेल्थ कंसर्न्स को मिक्स एंड मैच करके जो कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो सकती हैं उसको पहले ही आप डिटेक्ट कर लें एंड पहले से ही सावधानियाँ बरतें। तो वापस से मैं आपके पास वही सवाल लेकर आती हूँ कि कौन से स्टेज पर प्रेगनेंसी के ये आप सजेस्ट करते हैं वुमेन को। जैसे मैंने बोला है आप प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग के बाद प्रेग्नेंट होते, प्रेग्नेंट होने के तुरंत कौन कौन सी स्कैन्स रहते हैं जो करवाना चाहिए प्रेगनेंसी में बोले तो 4 स्कैन्स रहते। पहला स्कैन जो है जैसे ही हमको अवल ठहर जाता है, प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाता है, तब पहली स्कैन जो बोलते हैं वो वायबिलिटी स्कैन होता है जो 7 से 8 हफ्तों के बीच में कराया जाता है। ये स्कैन की विशेषता ये है कि अवल किधर ठहरा है वो पहचानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी अवल गर्भाशय में नहीं रह के आजू बाजू जो ट्यूबा रहते हैं उसमें ठहर जाती है। तो वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं, क्योंकि वो प्रेगनेंसी जैसा अमल गर्भाशय में ठहरता है वैसा ट्यूब में नहीं ठहर सकता है, तो वो मदर को रिस्क हो सकती है क्योंकि वो ट्यूब ओपन अप हो सकता है। तो इसलिए जब अपन वायबिलिटी स्कैन करते 7 से 8 हफ्तों के बीच में, पहले ये देखते कि वो करेक्ट जगह पे है, सही जगह पे है क्या, अवल टिका है नहीं। उसके बाद क्या देखते कि कितने बच्चे हैं, सिंगल है, मल्टीपल है, ट्विंस है, क्या है, ये चेक करते हैं।
और उसके अलावा और क्या चेक करते बोले तो गर्भाशय में कुछ प्रॉब्लम है क्या, क्योंकि आजकल फाइब्रॉइड्स की प्रॉब्लम ज़्यादा हो गई है और वो वेरियन सिस्ट की प्रॉब्लम भी है। तो इसके साथ साथ आजू बाजू में जो भी ओवरीज रहते हैं, ट्यूबा रहते हैं और यूट्रस रहता है, उनको भी जांचा जाता है। और कभी कभी हम यूट्रस शेप्स भी डिफरेंट रहते हैं। कभी कभी क्या है, एक यूट्रस के अलावा वो दो में बटा हुआ रह सकता है, जैसे कि बाइकॉर्नियट यूट्रस बोलते हैं उसको, या एक पर्दा आ सकता है यूट्रस के बीच में जिसको सेप्टेट यूट्रस बोलते। वैसा हम वो डिफरेंट टाइप ऑफ यूट्रस भी अर्ली प्रेगनेंसी स्कैन्स में हम पकड़ सकते हैं, ताकि उनको और बेहतरीन तरीके से हम ट्रीटमेंट दे सके। और नेक्स्ट ये 7 से 8 हफ्तों के बीच का स्कैन अच्छा है तो हम नेक्स्ट स्कैन 13 to 14 वीक्स का स्कैन बोलते हैं। तो ये स्कैन का महत्वपूर्ण ये है कि ये एंटी स्कैन कहलाता है और इसमें हम क्रोमोसोम की प्रॉब्लम बोले तो गुण विशेषताओं की प्रॉब्लम कैसा है बोल के देखते। हमारा जिस्म 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम से बना हुआ रहता है। ये एक स्कैन से हम पूरा 23 क्रोमोसोम्स नहीं देख पाएंगे, पर क्या देखते बोले तो 3 क्रोमोसोम्स को जांचते हैं, क्योंकि ये क्रोमोसोम्स बेबी को इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या कुछ अदर प्रॉब्लम्स लाइक स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट प्रॉब्लम्स होने के चांस होते हैं। तो ये क्रोमोसोम 21, 13, 18 इन क्रोमोसोम्स का रिस्क का कैलकुलेशन हम करते। ये कैसा करते कि बेबी के गर्दन के पीछे पानी रहता है, वो पानी के हिसाब से और मदर से भी ब्लड सैंपल लेते, जिसको डबल मार्कर ब्लड टेस्ट बोलते। ये दोनों मिला के स्पेशल कैलकुलेटर में डाल के बेबी को ये जन्मजात का गुण विशेषताओं का प्रॉब्लम किस हद तक है बोल के चेक करते। तो ये लो रिस्क है या हाई रिस्क है, ये चेक करते। इसके अलावा इस स्कैन में 11 to 13 वीक्स के बीच में बेबी का बनावट कैसा है, बेबी का सर कैसा है, ब्रेन कैसा है, हाथ पैर आए कि नहीं, और उसकी रीढ़ की हड्डी कैसा है, पेशाब का थैली कैसा है और हार्ट कैसा है, ये भी चेक करते। अगर उसी टाइम पे हमको कुछ नॉर्मल से वेरिएशन मिल रहा है तो उन प्रेगनेंसी को किस तरह अपन आगे ले जाना, उसको और कुछ फर्दर टेस्टिंग की ज़रूरत है क्या, ये सब उस स्कैन के दौरान हम चेक करते। उसी स्कैन के दौरान और एक चीज़ क्या चेक करते हैं कि सर्वाइकल लेंथ भी चेक करते, जो बच्चेदानी का मुंह का लंबाई रहता है। तो ये बच्चेदानी का मुंह का लंबाई के हिसाब से थोड़े जनों को आप सुने होंगे कि स्टिच की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ऐसा कुछ उनको प्रॉब्लम है क्या, जो मदर को मिसकैरेज हो गई है, बार बार गर्भपात हुआ हो, तो उन मदर्स को भी हम सर्वाइकल लेंथ चेक करते हैं। तो इस तरह इस स्कैन का महत्व ये है कि बेबी के गुण विशेषताओं के साथ साथ बेबी के बनावट कैसा है और उसके साथ साथ बच्चेदानी का मुंह का लंबाई भी कैसा है। ये 3 चीज़, माँ, बच्चे और क्रोमोसोम्स, तीनों को मिला के ये स्कैन को देखते। तो ये स्कैन का विशेषता ये है। उसके बाद नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट स्कैन आता है 20 to 24 वीक्स में, जिसको एनामली स्कैन बोलते। जैसा मैंने बोला है कि ये टारगेटेड स्कैन है या एनामली स्कैन। इसका मतलब क्या है कि एक एक चीज़ बेबी का डिटेल में पढ़ते, जैसे कि ब्रेन, फेस, हार्ट, लेग्स, स्टमक, यूरिनरी ब्लैडर, किडनीज, स्पाइन, ये सब कैसा बना हुआ है हम वो 20 to 24 वीक्स में देखते। यानी कि बेबी के अंदर के जो ऑर्गन्स है उस पर भी हम नज़र रख सकते हैं। करेक्ट, क्यों उनसे जुड़ी हुई कुछ प्रॉब्लम्स है क्या, तभी अपन कैच कर सकते। तो अगर उनसे जुड़ी कुछ प्रॉब्लम्स है तो उससे आगे कैसा जाना, क्योंकि सब प्रॉब्लम ट्रीटेबल रहते, कुछ प्रॉब्लम ट्रीटेबल नहीं रहते। तो उसके हिसाब से आगे कैसा बढ़ना, पेरेंट्स को कैसा काउंसिल करना, क्या टेस्ट करना आगे जाके, वो हम देखते वो प्रॉब्लम के हिसाब से। तो इस 20 to 24 वीक्स के वक्त तक मेजर ऑर्गन्स ऑफ द बेबी डेवलप हो जाते, 80% तक डेवलप हो जाते।
तो और थोड़ा ऑर्गन्स रहते जो बढ़ते रहते हैं, वो अपन नेक्स्ट स्कैन जो है वो ग्रोथ स्कैन्स रहते। तो ये सब लोग सोचते हैं कि हाँ ठीक है, मैंने NT स्कैन करा लिया है, एनामली स्कैन करा लिया है, अब ठीक है, अब स्कैन की ज़रूरत नहीं है। पर क्या है कि ग्रोथ स्कैन की महत्वपूर्णता ये है कि अगर आप ग्रोथ स्कैन को आ रहे तो उस दौरान क्या देखते, जैसे मैंने बोला है 80% का बेबी का डेवलपमेंट ही हुआ है, बाकी का डेवलपमेंट भी जांच करते हैं। उसके साथ साथ बेबी का वज़न कैसा है वो भी जांचते, और लास्ट स्कैन जो है ना 36 वीक्स पे करते। उसकी महत्वपूर्णता ये रहती है कि बेबी का पोजीशन कैसा है, सर नीचे है, ऊपर है, अवल का पोजीशन कैसा है, ये सब क्यों देखना है कि आपका डिलीवरी किस तरह करना, नॉर्मल डिलीवरी हो सकता है या सीजेरियन हो सकता है। ये सब चीज़ हम ये लास्ट स्कैन में बेबी के हेड के पोजीशन से, अवल की पोजीशन से, बेबी की खून की रफ्तार कैसा जा रहा है अवल से, ये सब चीज़ अपन ग्रोथ स्कैन में देखते हैं। यानी कि डे 1 ऑफ प्रेगनेंसी मालूम होने से लेके टिल द डेट बेबी इज़ डिलीवर्ड हर चीज़ पे आप नज़र रखते हैं। करेक्ट। सो अब और एक चीज़ मैं आपसे ये पूछूं कि बेबी अगर बीच में कई बार ऐसा होता है कि अब नॉर्मलिटीज़ जो है बेबी के अंदर डिटेक्ट होती है, तो ऐसे में कौन से ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है जब एक अब नॉर्मलिटी आती है नोटिस में? जैसे हम डिस्कस करें कि एबनॉर्मैलिटीज़ हर किस्म का होता है, थोड़ा ट्रीटेबल रहते, थोड़ा अनट्रीटेबल रहते। तो पहले अपन ट्रीटेबल कॉजेस की तरफ नज़र दे रहे समझिए। तो क्या है कि थोड़े प्रॉब्लम्स ऐसा है कि बेबी को गर्भ में ही मदर की ब्लड ग्रुप की वजह से एनीमिया डेवलप हो सकती है। तो उस वक़्त हम क्या कर सकते हैं कि बेबी के ब्रेन में एक वेसल रहता है, उसको देखते हुए हम बेबी को मॉनिटर करते हैं, और अगर बेबी को एनीमिया आ रहा है समझिए, तो हम खून चढ़ा सकते, जैसा बेबी अंदर ही रहता है पर हम खून चढ़ा सकते बेबी को, ताकि एनीमिया करेक्ट हो। और नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है कि थोड़े जनों को पैर की प्रॉब्लम हो सकती है, जिसको कंजेनाइटल CTEV बोलते। तो ये प्रॉब्लम बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, अगर क्रोमोसोम्स की कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो वो बेबी पैदा होने के बाद छोटा सा बूट्स या मसाज या फिजियोथेरेपी या अगर ज़रूरत पड़े तो छोटा सा ऑपरेशन करके उसको करेक्ट कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्या है कि बेबी को किडनी में सूजन है समझिए, तो किडनी में सूजन क्यों हुआ है ये भी देखते। कभी कभी क्या है कि पेशाब के थैली के आउटलेट में कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है तो सूजन होने का चांस रहता है। उसके वास्ते हम क्या कर सकते हैं कि ये ऑब्स्ट्रक्शन को निकाल सकते हैं। जब बेबी पेट के अंदर ही है तो लेज़र के द्वारा ये ऑब्स्ट्रक्शन निकाल सकते हैं ताकि बेबी का किडनी अच्छा काम करे। तो ऐसा थोड़ा ट्रीटमेंट ऑप्शंस है जो हम पेट में बच्चा रहते हुए ही दे सकते हैं। जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस जिसको नहीं है, जैसे कि ब्रेन में अगर पानी का लेवल बढ़ा हुआ है, ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम दिख रहा है, अगर ब्रेन में नॉर्मल जो बढ़ना है वैसा नहीं है, तो उन प्रेगनेंसी को भी अपन गाइड कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर ऐसा होने का वजह रहता है कि कुछ गुण विशेषताओं का प्रॉब्लम है क्या। तो तब क्रोमोसोम्स की जांच परख करना बहुत ज़रूरी होता है, ना कि केवल उस प्रेगनेंसी के लिए पर नेक्स्ट प्रेगनेंसी के लिए भी वो बहुत मददगार रहेगा, क्योंकि नेक्स्ट प्रेगनेंसी में यही प्रॉब्लम दोहराएगा नहीं, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमने देखा हुआ है केसेस कि एक प्रेगनेंसी में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो दूसरे प्रेगनेंसी में भी सेम प्रॉब्लम आने की चांस रहता है 10 to 15%। सो वो क्रोमोसोम से रिलेटेड रह सकता है, तो क्रोमोसोम्स जांचना बहुत ज़रूरी हो जाता है उस वक्त। तो ये क्रोमोसोम्स का जांच अपन कैसा करते प्रेगनेंसी में बोले तो बेबी का जैसा ये सब जांच अपन अल्ट्रासाउंड मशीन के द्वारा करते। तो अल्ट्रासाउंड मशीन से अपन बेबी का पूरा बनावट देखते, उसके साथ साथ पानी का लेवल वो सब देखते और पानी का टेस्ट करते, पानी या अवल का टेस्ट जिसको CVS और या एमनियोसेंटेसिस बोलते। CVS टेस्ट बल्कि 11 to 13 वीक्स के बीच में करते
और एमनियोसेंटेसिस 16 वीक्स के बाद करते। तो ये CVS में अवल का छोटा सा टुकड़ा निकाल के टेस्ट के लिए भेजते, बेबी के क्रोमोसोम्स कैसा है जांचने के लिए। और ये एमनियोसेंटेसिस में बेबी के आजू बाजू में जो भी पानी का लेवल है वो पानी का लेवल निकाल के, जैसा नॉर्मली अपन ब्लड टेस्ट करते सिरंज से पानी निकालते, वैसा ही सिरंज से खून निकालते ना, वैसा ही सिरंज से पानी निकाल के वो पानी को टेस्ट के लिए भेजते लैब को। तो इससे हमको क्रोमोसोम की प्रॉब्लम दिक्कत कुछ है क्या अपन को मालूम पड़ता है, और उसके हिसाब से बेबी को हम बच्चे को भी हम मदद कर सकते, अगर कुछ करेक्शन कर सकते तो, या नेक्स्ट प्रेगनेंसी में भी वो मददगार हो जाएगा। यानी कि साइंस इतनी ज़्यादा मॉडर्न हो गई है कि जो बच्चा आपके अंदर पल रहा है उस पर भी इतनी ज़्यादा नज़र रखी जाती है जैसे कि हमारी नज़र रखी जाती है। तो अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मल्टीपल फीटल प्रेगनेंसी अगर किसी को है तो यहाँ पे आप लोग स्कैन्स एंड स्क्रीनिंग कैसे करते हैं? तो मल्टी फीटल प्रेगनेंसी बोले तो एक बच्चे से ज़्यादा रहना मल्टी फीटल प्रेगनेंसी बोलते। तो यूजुअली हम सबको ज़्यादा जो पता है वो जुड़वा बच्चा है, तो जुड़वा बोले तो ट्विन्स। सो ये ट्विन्स बच्चे में भी 2 किस्म के ट्विन्स रहते हैं, एक डाइकोरियोनिक डायएमनियोटिक प्रेगनेंसी रहता है और एक मोनोकोरियोनिक ट्विन्स रहते हैं। तो ये डाइकोरियोनिक ट्विन्स क्या है बोले तो एक बच्चे को सेपरेट अवल रहता है, वो नॉर्मली जैसा सिंगलटन प्रेगनेंसी रहता है वैसा ही रहता है, पर 2 बच्चे रहते हैं जिसको अपन और गौर से मॉनिटर करते हैं। दूसरी तरीके का ट्विन्स है मोनोकोरियोनिक ट्विन्स, जिसमें दोनों बच्चे को एक ही अवल रहता है। तो ये प्रेगनेंसी थोड़ा सा और गौर से हम उसको जांचना है, क्योंकि एक ही अवल में से खून की रफ्तार 2 बच्चे को जा रहा है। तो इसमें क्या हो सकता है कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है दोनों बच्चे को, तो एक छोटा बढ़ सकता है, एक बड़ा बढ़ सकता है, और एक को पानी का लेवल ज़्यादा हो सकता है, एक को पानी का लेवल कम हो सकता है, जिसको TTTS बोले तो ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम। और अगर हम टाइम पे ये ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम डायग्नोज कर रहे तो लेज़र टेक्निक के दौरान जो भी ये अवल में डिस्टर्बेंसेस है उन ब्लड वेजल्स को हम लेज़र करके ये प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं, बिना डेवलपमेंट कैसा है ये सब भी देख सकते हैं। तो ये मोनोकोरियोनिक प्रेगनेंसी में और कौन सी प्रॉब्लम आने का चांस है बोले तो टिन एनीमिया पॉलीसाइथीमिया सीक्वेंस आ सकता है, जिसमें कि एक बच्चे को एनीमिया हो सकता है और एक बच्चे में हीमोग्लोबिन का काउंट ज़्यादा हो सकता है। तो इसमें हमारा महत्वपूर्णता क्या रहता है बोले तो जो बच्चे को एनीमिया है उसको हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन दे सकते हैं ताकि एनीमिया करेक्ट हो और दोनों बेबी स्वस्थ हो। तो ऐसा ट्विन प्रेगनेंसी में नॉर्मल प्रेगनेंसी से कंपेयर करें तो स्कैन का अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग जो है वो कभी कभी बच्चे को क्या प्रॉब्लम है उस हिसाब से हम 1 हफ्ते में देखना पड़ सकता है या हर 2 हफ्ते में देखना पड़ सकता है। तो इस दौरान माँ डर नहीं जाना कि इतना सारा स्कैन्स कर रहे कुछ रेडिएशन हो जाता है क्या। हाँ, तो इस में ही है अल्ट्रासाउंड बोले तो ये साउंड वेव्स है। तो ये जो साउंड वेव्स है वो अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स है जो हमारे कानों को नहीं सुनाई देता है। तो वो साउंड वेव्स स्कैन मशीन के दौरान ट्रांसड्यूसर के दौरान हम अंदर भेजते और वो रिफ्लेक्शन को पकड़ते। तो ये बहुत सेफ है प्रेगनेंसी में। सो अल्ट्रासाउंड बार बार करा रहे बोल के डरना नहीं, क्योंकि ये रेडिएशन नहीं होता है। अब अपार्ट फ्रॉम बेबी फीटल मेडिसिन में और कौन से स्कैन्स आप लोग सजेस्ट करते हैं एक मदर को? फीटल मेडिसिन में क्या है कि हम जो भी काम करते हैं वो स्कैन मशीन के द्वारा ही करते, पर बेबी के अलावा हम और क्या देखते बोले तो जैसा कि अवल कैसा है, अवल किधर ठहरा हुआ है, क्योंकि आप सुने होंगे कि थोड़े से मेरा अवल नीचे है, उसको प्लेसेंटा प्रीविया बोलते हैं। तो कभी कभी क्या है, एक सिजेरियन हो गया, 2 सिजेरियन हो गए, तो उसमें क्या होता है कि ये अवल जो नॉर्मली चिपकना है वो नहीं चिपक के वो सिजेरियन के साइड में जाके चिपका हुआ रहता है।
तो उसको निकालने में भी मुश्किल होता है, कभी कभी हिस्टेरेक्टमी की नौबत भी आ सकती है। तो ये अवल किधर जाके ठहर रहा है, ये प्रॉब्लम्स कुछ है क्या, लो लेइंग प्लेसेंटा है क्या, या प्लेसेंटा ऊपर है, ये सब चीज़ देख सकते हैं। और नेक्स्ट देखे तो जैसे मैंने बोला है कि पानी का लेवल कैसा है बेबी के आजू बाजू में, उसके साथ साथ अवल से जो बेबी को खून की रफ्तार जा रहा है, जिसको डॉपलर स्टडीज़ बोलते, उनको भी अपन जांच कर सकते हैं। और उसके साथ साथ बच्चेदानी का मुंह का लंबाई भी देखते हैं। कभी कभी बच्चेदानी का मुंह का लंबाई कम हो गया तो स्टिच लगाने की ज़रूरत है क्या नहीं, ये सब हम सीरियल स्कैन्स करके मुंह का लंबाई देख के डिसाइड कर सकते हैं। अब सबसे आखिर में मैं अगर आपसे ये पूछूं कि हमारे व्यूअर्स के लिए आप क्या एडवाइस देना चाहेंगी, तो वो क्या रहेगा? एडवाइस ये रहेगा कि जब भी आप प्रेगनेंसी, पहली एडवाइस सबको यही रहेगा, क्योंकि इस मॉडर्न एरा में हम सब तरीके से सब जगहों से बहुत सारे क्या बोलते, वी आर बीन एक्सपोज टू सो मेनी टेराटोजेंस, किधर से क्या आ रहा है किसी को भी पता नहीं है। तो प्रेगनेंसी शुरू करने से पहले अगर आप डॉक्टर से मिले, बातचीत करें, तो बेहतरीन रहेगा कि ये 9 महीना आपको स्मूथली चला जाए। और नेक्स्ट थिंग, कभी भी ये 4 स्कैन्स जो मैंने बोला है, लाइक वायबिलिटी स्कैन, एनटी स्कैन, एनामली स्कैन और ग्रोथ स्कैन, सभी ये तीनों के साथ साथ ग्रोथ स्कैन का भी महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि बच्चा कैसा बढ़ रहा है, उनको खून की रफ्तार कैसा जा रहा है, ये सब चीज़ भी देख सकते। और तीसरी बात, फीटल मेडिसिन का स्पेशलिटी क्या है बोले तो खाली डायग्नोज ही नहीं करना, बल्कि बेबी को ट्रीटमेंट देने की ऑप्शंस भी रहते हैं। तो अगर बेबी को ट्रीटेबल कंडीशन है और बेबी को अपन ट्रीट कर सकते, जैसा बच्चा अंदर ही हो और हम ट्रीट कर पा रहे, तो वो बेहतरीन रहेगा कि बेबी को और केयर मिल जाएगी, मदद मिल जाएगी। दूसरी चीज़, अगर अपन बेबी को ट्रीटेबल कंडीशन नहीं है जब उन्होंने पेट में है, वो कंडीशन बाहर आने के बाद ट्रीटेबल रह सकता है, तो मल्टी डिसिप्लिनरी केयर बोले तो हम रिफ़र कर सकते हैं, लाइक कि पीडियाट्रिशियन या ऑर्थोपेडिशियन या न्यूरोलॉजिस्ट, ये सब मिलके अपन प्लान बना के उसके बाद ना बेबी को पैदा होने के बाद कौन कौन सी टेस्ट की ज़रूरत पड़ सकती है, कौन कौन सी ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये जानने से क्या होता है कि पेरेंट्स प्रिपेयर्ड रहेंगे कि पैदा होने के बाद हम बच्चे के वास्ते क्या क्या कर सकते हैं। वेल, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए एंड इतने अहम चीज़ को रोशनी डालने के लिए। लाइक मेरे को खुद नहीं पता था कि प्रेगनेंसी, आज साइंस इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि स्टार्टिंग से लेके एंड तक बच्चे को इतना ज़्यादा हम केयर कर सकते हैं। वेल, थैंक यू सो मच आपका कीमती वक्त निकाल कर इस इन्फॉर्मेशन पर डिटेल में बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, आज के हेल्थ और हम के इस एपिसोड में हमने जाना कि मॉडर्न प्रेगनेंसी केयर में फीटल मेडिसिन कितनी अहम और लाइफ सेविंग रोल अदा करती है। वक्त पर की गई स्क्रीनिंग और सही मेडिकल गाइडेंस से ना सिर्फ प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस को पहले ही पहचाना जा सकता है, बल्कि माँ और होने वाले बच्चे दोनों की सेहत को महफूज बनाया जा सकता है। इसलिए हर एक्सपेक्टेड मदर से ये गुजारिश है कि अपना रेगुलर चेकअप कराते रहें और स्पेशलिस्ट की सलाह पर अमल करें। उम्मीद है आज की ये मालूमात आपके लिए फ़ायदेमंद रही होगी। इसी के साथ इजाज़त चाहेंगे, फिर मिलेंगे एक नए और अहम हेल्थ टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और आप बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ।